नमस्कार। आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनर में हम सीधे उस विषय पर बात करेंगे जो हमारी और इस पृथ्वी की कहानी बताता है। अक्सर भूगोल को सिर्फ नक्शों और पहाड़ों का अध्ययन मान लिया जाता है, लेकिन दरअसल ये एक जीवंत विषय है जो इस पृथ्वी पर पनपने वाले जीवन और मानव समाज के रिश्तों को समझने की कोशिश करता है। जरा सोचिए, क्या हम प्रकृति के हिसाब से ढलते हैं या प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं? ये बस एक मामूली सवाल नहीं है, बल्कि ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल की पूरी नींव इसी पर टिकी है। हमारा अस्तित्व, हमारा विकास और आने वाला कल, सब कुछ इसी एक प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए आज की इस चर्चा का ढांचा समझ लेते हैं। शुरुआत करेंगे मानव भूगोल के बेसिक्स से, फिर उस महान द्वैतवाद यानी डुअलिज्म की बहस को समझेंगे। इसके बाद प्रकृति और मानव के टकराव और एक नए मध्यम मार्ग पर बात होगी, और आखिर में भूगोल की अलग-अलग विचारधाराओं और इसके सब फील्ड्स को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं मानव भूगोल के परिचय पर। देखिए, अगर इस दुनिया को सच में समझना है ना, तो सिर्फ पहाड़ और नदियां देखना काफी नहीं है। उनके आसपास बसने वाले जीवन को भी समझना पड़ता है, और यही भौतिक और मानव भूगोल के बीच का पुल है। आपने कभी गौर किया है कि हम प्रकृति को दर्शाने के लिए इंसानी शरीर के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पृथ्वी का चेहरा, तूफान की आंख या बड़ी सड़कों और रेल मार्गों को संचार की धमनियां या आर्टरीज कहना। ये रूपक इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम और प्रकृति आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। इसी गहरे रिश्ते को भूगोलवेत्ता रैत्सल ने बहुत बखूबी समझाया है। उनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच के रिश्तों का एक सिंथेटिक यानी संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने इस एकीकरण पर जोर दिया है, यानी इंसान और पृथ्वी को अलग-अलग टुकड़ों में रखकर नहीं देखा जा सकता। वहीं एलन सी सेम्पल की परिभाषा और भी ज्यादा दिलचस्प है। उन्होंने इस रिश्ते में डायनामिज्म यानी गतिशीलता जोड़ दी। उनका मानना था कि इंसान कभी शांत नहीं बैठता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और हमारी पृथ्वी भी लगातार बदलती रहती है, अस्थिर है। इन दोनों अशांत और अस्थिर तत्वों के बीच लगातार बदलते रिश्तों को समझना ही असल ह्यूमन ज्योग्राफी है। और इन परिभाषाओं को हम पॉल विडाल द लाब्लाज के एक सटीक विचार के साथ पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को चलाने वाले कठोर भौतिक नियमों और इस पर बसने वाले जीवों के बीच जो नाजुक रिश्ता है, उसकी समग्र समझ ही भूगोल है। बेसिकली फिजिकल लॉज और ह्यूमन इंटरैक्शंस के बीच का एक मुकम्मल बैलेंस। लेकिन आपको पता है, इस विषय के इतिहास में एक बहुत बड़ी बौद्धिक बहस छिड़ गई थी। इसे भूगोल की महान द्वैतवाद बहस या ज्योग्राफीज ग्रेट डुअलिज्म डिबेट कहा जाता है। यही वो चर्चा है जिसने बरसों तक इस फील्ड की दिशा तय की। इस बहस में दो अलग-अलग विचारधाराएं बिल्कुल आमने सामने थी। एक तरफ थे नॉमोथेटिक अप्रोच वाले, जो कड़े नियम और सिद्धांत बनाने पर जोर देते थे, और दूसरी तरफ एडियोग्राफिक अप्रोच, जिसका फोकस सिर्फ वर्णन करने और विशिष्टताओं पर था। साथ ही ये चर्चा भी थी कि क्या अध्ययन किसी एक क्षेत्र पर फोकस होना चाहिए या पूरे सिस्टम पर। लेकिन आखिर में निष्कर्ष यही निकला कि भौतिक और मानव भूगोल को बांटना ही गलत है। प्रकृति और मानव एक दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए इनका अध्ययन होलिस्टिक यानी समग्र ही होना चाहिए। अब इस होलिस्टिक अप्रोच और मानव प्रकृति की आपस की टक्कर को और अच्छे से समझने के लिए दो बेहद अलग परिवेशों की कहानियों पर गौर करते हैं। एक तरफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और दूसरी तरफ पॉसिबिलिज्म। सोचिए, एक तरफ बेंदा है जो मध्य भारत के अबुझमाड़ के घने जंगलों में रहता है। उसका पूरा जीवन मदर नेचर यानी प्रकृति माता के आदेशों पर चलता है। वो पुराने ढंग की खेती करता है और पेड़ों की पूजा करता है। ये मानव का प्रकृतिकरण है, जहाँ इंसान पूरी तरह प्रकृति के आगे समर्पित है। दूसरी तरफ कैरी है जो नॉर्वे के ट्रॉन्डहाइम में रहती है। वहाँ बर्फ और ठंड का कहर होता है, पर कैरी शीशे के गुंबद वाले आर्टिफिशियली हीटेड ऑफिस में बैठती है, अपनी गाड़ी में स्नो टायर्स लगाती है और भयंकर ठंड में भी बाहर से मंगवाए गए ट्रॉपिकल फल खाती है। ये प्रकृति का मानवीकरण है, जहाँ तकनीक के जरिए इंसान ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लिया है ना? दोनों बिल्कुल अलग दुनिया। और यही चीज इस तस्वीर में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई गई है। ब्रीफकेस लिए ग्लोब पर खड़ा ये व्यक्ति पॉसिबिलिज्म या संभववाद का प्रतीक है।
ये दिखाता है कि जब हम एरोडायनामिक्स या डीएनए जैसे प्रकृति के नियमों को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो हम आवश्यकता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता की उड़ान भरते हैं। तब जाकर प्रकृति पर इंसानी प्रयासों की एक गहरी छाप दिखाई पड़ती है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमें पूरी तरह प्रकृति के सामने घुटने टेक देने चाहिए या फिर पूरी तरह उस पर हावी होने की कोशिश करनी चाहिए? इस टकराव के बीच भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर एक बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट लेकर आए, नियो डिटर्मिनिज्म या रुको और जाओ, नियतिवाद का एक बिल्कुल संतुलित मध्यम मार्ग। उन्होंने इसे ट्रैफिक लाइट के बहुत ही सरल उदाहरण से समझाया। लाल बत्ती का मतलब है रुको, यानी पर्यावरण की सीमाओं और ज़रूरतों को समझो। पीली बत्ती कहती है तैयार रहो, इकोलॉजिकल बैलेंस को देखो और स्थिति को परखो। और हरी बत्ती का मतलब है आगे बढ़ो, यानी जब प्रकृति इजाज़त दे तभी विकास का काम शुरू करो। आज ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी भयंकर परेशानियां इसीलिए हैं क्योंकि हमने लाल बत्ती को लगातार अनदेखा करके सीधे आगे बढ़ने की कोशिश की है। अब जब हमने इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, तो ये देखना भी ज़रूरी है कि समय के साथ इस पूरे एकेडमिक डिसिप्लिन का विकास कैसे हुआ। चलिए भूगोल की अलग अलग विचारधाराओं के इस इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआती औपनिवेशिक या कॉलोनियल दौर में सिर्फ नई जगहों को खोजना और उनका वर्णन करना ही भूगोल था। फिर 1930 के दशक में एरियल डिफरेंशिएशन आया, जहां हर क्षेत्र के अनोखेपन को पहचाना जाने लगा। 1950 के आखिर तक आते आते कंप्यूटर्स और डेटा का बोलबाला हो गया, जिसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कहा गया। पर ध्यान दीजिए, सिर्फ डेटा ही सब कुछ तो नहीं होता। इसीलिए 1970 में इस डीह्यूमनाइज्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोच से असंतोष पैदा हुआ और नई विचारधाराओं ने जन्म लिया। अंततः 1990 में पोस्ट मॉडर्निज्म ने आकर बड़े और यूनिवर्सली लागू होने वाले सिद्धांतों पर ही सवाल उठा दिए। ये जो 1970s की 3 नई विचारधाराएं थीं, ये आपको ज़रूर समझनी चाहिए। पहली थी वेलफेयर या ह्यूमैनिस्टिक स्कूल, जिसका पूरा ध्यान लोगों के स्वास्थ्य, घर और सामाजिक भलाई पर था। दूसरी थी रेडिकल स्कूल, जिन्होंने गरीबी, भेदभाव और कैपिटलिज्म जैसी समस्याओं का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का एक फ्रेमवर्क के रूप में इस्तेमाल किया। और तीसरी थी बिहेवियरल विचारधारा, जिसने सिर्फ आंकड़ों के बजाय नस्ल, धर्म और जातीयता के आधार पर लोगों के आम जीवन के अनुभवों को समझने पर जोर दिया। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, क्षेत्र और उपक्षेत्र। देखिए, ज्ञान कभी किसी वैक्यूम में या अकेले कमरे में नहीं पनपता। ह्यूमन ज्योग्राफी का भी बाकी सोशल साइंसेस के साथ एक बहुत ही गहरा और इंटरडिसिप्लिनरी रिश्ता है। जैसे जैसे ज्ञान का दायरा बढ़ता है, अलग अलग सबफील्ड्स नेचुरल तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ते जाते हैं। जैसे सोशल ज्योग्राफी सीधे सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र से जुड़ी है। बिहेवियरल ज्योग्राफी अपने आप साइकोलॉजी से जा मिलती है। कल्चरल ज्योग्राफी का नाता एंथ्रोपोलॉजी से है। वहीं पॉपुलेशन ज्योग्राफी सीधे तौर पर डेमोग्राफी की बात करती है। ये आपस के पुल हमें बताते हैं कि पृथ्वी और इंसान की एक सटीक समझ तभी बनती है जब ये सारे विषय एक साथ आते हैं। इन सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद इस चर्चा को हम एक बहुत ही ज़रूरी और उत्तेजक सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। अगर हम सच में इस पृथ्वी के जीवित अंश हैं, तो आने वाले कल में हम अपनी मदर नेचर के साथ कैसा सलूक करना चुनेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला एक जड़ विषय नहीं है। ये हमारे आम जीवन, हमारे एक्शंस और पृथ्वी के रिएक्शन के बीच चलने वाला एक लिविंग, ब्रीदिंग रिश्ता है। इसे अपने आसपास महसूस कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।